नागारामपुर गांव में सारे लोग बड़े खुश खुश रहते थे। वहां गांव के बाहर एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक बिना हाथ वाली शैतान रहती थी। एक दिन रात के वक्त शैतान गिरी के घर गई। वहां गिरी और उसकी पत्नी बहुत ही शांति से सो रहे थे। शैतान अपने कटे हुए हाथ से गिरी के सर पे धीरे धीरे हाथ फेरने लगी ताकि गिरी और भी गहरी नींद में चला जाए। फिर शैतान ने उसके हाथों को काट के अपने मुंह में दबा के वहां से चली गई। लता सुबह नींद से जगी। वहां उसने देखा खून ही खून बिस्तर में लगे हुए हैं। ये देखकर लता ने कहा, अरे ये लाल रंग कहाँ से आए यहाँ? लता ने गिरी को देखा। लता के शब्द बंद हो गए जब उसने देखा। फिर लता समझ गई कि वो खून इसलिए है क्योंकि गिरी के दोनों हाथ कट चुके हैं और जोर से चीखी। गिरी उस आवाज को सुनकर जग गया। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके दोनों हाथ कट चुके हैं। क्या हुआ लता, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई? तुम्हारे हाथ कट गए हैं। ये कहकर लता बहुत जोर से चिल्लाकर रोने लगी। जैसे ही गिरी ने देखा, वो भी जोरों से चिल्लाया, हे भगवान, किसने ऐसा काम किया? मेरे हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे हाथ कट गए, अब मैं क्या करूं? भगवान बचाओ, मैं क्या करूं? वो रोते रोते अंदर से बाहर निकल आए। मोहन और रवि ने ये देखा। फिर मोहन ने बोला, अरे गिरी, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? तुम्हारे दोनों हाथ कैसे कट गए? किसने काटा? समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या बताऊं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात तक सब ठीक था, आज सुबह उठकर मैंने देखा ऐसा हो गया है। अब क्या करूं? अच्छा गिरी, पहले तुम ये बताओ, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारे हाथ काटे जा रहे थे धीरे धीरे? जाकर अपने हाथों में बैंडेज बांध लो और चलो हमारे गांव के सरपंच से जाकर ये सारी बातें कहते हैं क्या क्या हुआ। उस रात शैतान फिर से आई उस गांव में और सीधा रवि के घर गई। उसने रवि के सर पे बहुत हल्के से हाथ फेरा। रवि नींद में ही बेहोश हो गया। शैतान ने रवि के दोनों हाथ को काट दिया और वहां से चली गई। जब वो नींद से जागा सुबह के वक्त, उसने देखा उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। वो चिल्लाते हुए घर से बाहर आया, मेरे हाथ कहाँ गए? किसने काटा मेरा हाथ? देखो मेरा हाथ। चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन, गिरी और लता बाहर निकल आए। जिसने भी ये देखा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुमने मेरा मजाक बनाया था ना, इसीलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ, समझे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ऐसा कर रहा है और क्यों कर रहा है। अभी हमें तुरंत गांव के सरपंच जी से मिलना चाहिए। फिर वो चारों मिलके सरपंच जी से मिलने गए और जो जो हुआ था वो सारी बातें खुल के बताया। ये बहुत ही अद्भुत बात है। अगर आपके दोनों हाथ कट रहे हैं और आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि किसी इंसान का काम नहीं है। ये कुछ अद्भुत बात है। इसीलिए उन्होंने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। रात के वक्त किसी ने उनके हाथ काटे। हम सभी को इस वक्त साथ में रहना चाहिए, तभी जाके हम पता लगा सकते कि आखिर में ये काम कौन कर रहा है और क्या है उसके उद्देश्य। हम किसी के साथ भी ये कांड हो सकता है, इसीलिए हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। उस रात सारे गांव वाले सरपंच जी के घर पे रात को आए और इंतजार करने लगे ये पता करने के लिए कि आखिर में वो कौन है जो रात के वक्त सबके घर पे आके हाथ काट रहा है। सब कुछ शांत था। इस बीच भयानक शैतान बिना हाथों वाली उड़ते हुए वहां पर आई। गांव वाले जिन्होंने भी ये देखा, वो काफी डर गए। इसका मतलब यही शैतान है जो सभी के हाथ काट रही है पिछले 2 दिनों से। अब हम सभी को एक साथ मिलकर इस शैतान को सबक सिखाना होगा। सभी लोग अपने हाथ को पीछे मुड़ के रखें। अब हम शैतान के सामने जाने वाले हैं। सारे लोग इकट्ठा होकर बाहर निकल आए। तुरंत वो शैतान एक घर से बाहर निकली क्योंकि घर के अंदर उसे कोई भी नहीं दिखा। बाहर निकलते ही उसने देखा सारे लोग एक साथ खड़े हैं। तुम सब आए हो मुझे पकड़ने के लिए? देखो मैं तुम सभी को कैसे अपाहिज बनाती हूँ। ये कहकर शैतान जोर जोर से हंसने लगी।
नहीं नहीं, उस वजह से हम यहाँ नहीं आए हैं। तुमसे लड़ने के लिए हमारी इतनी शक्ति नहीं है, पर हम यहाँ आए हैं जानने के लिए कि तुम हम सभी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। सरपंच की बातें सुनकर शैतान थोड़ी शांत हुई। मैं अनाथ हूँ, कोई नहीं है मेरा जो खाना भी दे मुझे, इसीलिए मैं अपनी रोजी रोटी के लिए चोरी करती थी। एक दिन सबने मुझे पकड़ लिया और मेरे दोनों हाथ काट दिए। वो मेरे लिए जहन्नुम जैसा था और भूख के मारे मेरी एक दिन जान चली गई। उसके बाद से मैं एक शैतान बन गई और लोगों से बदला लेने लगी, उनके हाथ काटकर। तब से जो भी मुझे रात के वक्त मिलता है मैं उसके दोनों हाथ काट देती हूँ। किसी ने भयानक गलती की, उस वजह से तुम हम सभी से बदला ले रही हो। अगर तुम हम सभी को अपने तरह अपाहिज बना दोगी तो हम भी भूख के मारे मर जाएंगे एक दिन। अपने मन में बड़प्पन लाओ और हम सभी को छोड़ दो। हम माफी मांगते हैं जिन्होंने ये गलती की है उन सभी के तरफ से। सरपंच जी के बातों को सुनकर शैतान का गुस्सा ठंडा हुआ और दोनों के हाथ वो वापस कर दी। पर एक शर्त है, जब तक मेरी आत्मा इस दुनिया में जिंदा है मुझे अपनी भूख को मिटाना होगा गांव के परिवारों के घर से ही, तभी मैं छोड़ूंगी। ये सुनकर सरपंच ने कहा, हम तुम्हें जरूर सहायता करेंगे। हर दिन तुम हमारे यहाँ पर आकर खाना खा के जा सकती हो। उसके बाद से शैतान ने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी और सारे लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। शाम के 6 बज रहे थे। रमेश एक फंक्शन अटेंड करने के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी सपना तैयार होकर आई और बोली, औरत होते हुए भी मैं इतनी जल्दी तैयार हो गई, फिर तुम्हें क्यों लग रहा है इतना टाइम? चलो ना, जल्दी करो। हाँ मैं रेडी हूँ। हमने अपने घर में इतना सारा पैसा और सोना रख रखा है, तुमने मेरी नहीं सुनी जब मैंने तुमसे शहर में घर लेने के लिए मना किया। डरो मत स्वप्ना, मैंने छोटे भाई से कहा है यहाँ आने के लिए। तभी रमेश का छोटा भाई वहां आ जाता है। देखो स्वप्ना, कमल आ भी गया। कमल, हम एक शादी कार्यक्रम अटेंड करने जा रहे हैं, कल तक आएंगे वापस। तब तक तुम यही रहो और संभल कर रहना। ओके भाई, आप आराम से जाइए। फिर रमेश और स्वप्ना एक कार में शादी के लिए निकल गए। वहां कमल हॉल में बैठकर अपने मोबाइल पर फेसबुक चेक कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी और उसने फ्रिज का डोर खोला। तभी अचानक बिजली चली गई। इससे कमल घबरा गया और फ्रिज से बोतल निकालकर जल्दी से पानी पीने लगा। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई भागा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। मैं जबरनी डर गया, ये करंट कब आएगा वापस? ये कहते हुए उसने फ्रिज का डोर बंद किया और उसी पल बिजली वापस आ गई। थैंक गॉड, करंट आ गया। ये सोचते हुए वो सोफे पर बैठ जाता है और फिर से अपने फोन पर मैसेजेस देखने लगता है। अचानक उसे ऊपर पायल की छमछम सुनाई देती है। कमल ऊपर जाकर सब ओर देखता है। वहां हर तरफ सन्नाटा होता है और कोई नहीं दिखाई देता। डैम, मैं किन ख्यालों में हूँ आज। ये सोचते हुए वो फिर से आकर हॉल में बैठ जाता है। कुछ देर बाद कार में जाते हुए रमेश ने कहा, घर पर भाई ने कुछ खाया है या नहीं? एक बार कॉल करके देखता हूँ कि कुछ खा ले। ये कहते हुए उसने अपने भाई को कॉल लगाया। अरे कमल, खाना बना हुआ है, किचन में रखा है, जाओ और खा लो। हाँ भाई, मैंने अभी खाकर खत्म किया है। ओके, बहुत जल्दी भूख लग गई तुझे। हमारे बेडरूम में टीवी और इंटरनेट है, अगर बोर महसूस करो तो ऊपर चले जाना, ठीक है? ठीक है भाई, बाय। ये कहते हुए उसने कॉल काट दिया और ऊपर रमेश के बेडरूम में चला गया। टीवी ऑन करते हुए कमल को एक लड़की की मूर्ति दिखाई देती है जिसकी लंबाई उसी के बराबर है। वो मूर्ति ऐसा लगता है कि कमल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो, लेकिन वो देखने में बहुत भयानक होती है। उसे देखकर ओह नो, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति मुझे देखकर हंस रही है। बहुत डरावनी है। अच्छा हुआ कि मैंने इस मूर्ति को जब करंट गया था तब नहीं देखा। अगर अंधेरे पे इस पर नजर पड़ जाती तो मैं सांस रुकने से मर ही जाता। इन लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ रखा क्यों है? ये सोचते हुए उसने टीवी ऑन किया और देखने लगा, लेकिन बार बार उसकी नजर उस मूर्ति पर जाकर टिक रही थी। अचानक उस मूर्ति की आंखें लाल रंग की हो गईं। ये इस मूर्ति की आंखों में तो खून उतर आया है लग रहा है, लेकिन मैं पहले देखा था तब तो ऐसी नहीं थी। ये सोचते हुए वो पास गया और उसकी आंखों को करीब से देखा। उसे महसूस हुआ कि वो मूर्ति उसे गुस्से से देख रही है और उससे बदला लेगी। इससे वो घबरा गया। रात के 10 बज चुके थे। तुरंत उसने रमेश को कॉल लगाया। हाँ बोलो कमल। भाई,
टीवी के बगल में रखी मूर्ति देखने में बहुत भयानक है। मैं उसे किसी कपड़े से ढक दूं? ये सुनकर रमेश हैरान रह गया और बोला, तुम क्या कह रहे हो कमल? वहां से फौरन बाहर निकलो, भागो जल्दी, मैं बस पहुंच रहा हूँ। क्या हो गया भाई? हमारे घर में ऐसी कोई मूर्ति है ही नहीं, तुम भागो बाहर। फौरन कमल ने कॉल काटा और बाहर भागने लगा। तभी उस कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब उसने पीछे देखा तो मूर्ति उसकी तरफ बढ़ रही थी। कमल ने दरवाजे खोलने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुले और अगले ही पल उस मूर्ति ने उसका गला पकड़ लिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा गला मत दबाओ। उस मूर्ति ने अट्टहास मारा और उसकी गर्दन पर काटकर बहुत बेरहमी से उसे मार डाला। कुछ देर बाद रमेश और स्वप्ना पुलिस के साथ घर पहुंचते हैं, लेकिन कमल पहले से ही फर्श पर लहूलुहान पड़ा होता है। उसे इस हालत में देखकर सब सन्न रह जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई मूर्ति नहीं मिलती। वो उस जगह का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं। उन्हें घर के अंदर कोई दाखिल होते नहीं दिखता। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। रमेश और स्वप्ना को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। बेहद डरे हुए और दुख के साथ वो दूसरे घर शिफ्ट कर जाते हैं।